अस्सलाम होप यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के जो लेक्चर है वो है 26 और ये लेक्चर बहुत लेंथी है, बहुत लंबा है ये। तो इसमें कुछ वो चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं लेक्चर नंबर 4 में और मिड वाले हिस्से में जो है वो पढ़ के आए हैं। तो इस वजह से मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पीछे पढ़ रहे हैं उन्हें मैं डिटेल से जो है वो बयान नहीं करूँगी, लेकिन इस लेक्चर में जो चीज़ें एज अ पीछे जो हम पढ़ के आए हैं उसमें से हैं और इम्पोर्टेंट हैं एज MCQ के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो वो मैं आप लोगों को साथ जो है वो हाईलाइट किया हुआ है और साथ में आप लोगों को गाइड कर दूँगी किस तरह MCQ लाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 26 और ये है लाइफ साइकिल मॉडल के अबाउट। पीछे भी हम लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ के आए हुए हैं, तो आज फिर जो है वो लाइफ साइकिल मॉडल के अबाउट है। तो इसको सच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पीछे भी पढ़ के हुए, लेकिन फिर भी मैंने हाईलाइट कर दिया कि जैसे एक दफ़ा मतलब रिव्यू हो जाए हमारा। तो इसमें क्या है कि टू इंश्योर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इट इज़ नेसेसरी ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू मल्टीपल मैनेजेबल टास्क। इसलिए ये क्या कि जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, मैं पीछे भी आपको बता के आई थी, तो उसे हम आसानी से यानी अपना उसे कामयाबी की तरफ यानी क्या कह लेते हैं, आप कहते हैं कैसे वो कंप्लीट करना है। तो उसके लिए यही है कि आप जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसे डिफरेंट जो है वो टास्क में जो है डिवाइड करें और फिर हर टास्क को जो उनसे वो परफॉर्म करें। तो इसी तरह से नीचे कहा कि ईच टास्क परफॉर्म इन सीरीज यूजिंग प्रोसेस के अंदर जो है ना वो हम एक सीरीज़ में जो है अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो इसके बाद रहता है प्रोसेस और कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क। इसने कहा कि जो प्रोसेस होते हैं या कम्बिनेशन हम कह रहे हैं मल्टीपल प्रोसेस के, वो हमें चाहिए होती है अपनी हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके बाद आ जाए वाटरफॉल मॉडल। इसे आप लोग ने एक दफ़ा जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा, ये ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल है। इसके बाद प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। तो इंक्रीमेंट मॉडल है, ये भी पीछे पढ़ के आए हुए हैं। स्पिरल मॉडल, इसके बाद जो है वो एक मॉडल है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, वो है रेड मॉडल। तो इसे आज हम जो है वो पढ़ लेंगे। इसका ये प्रोसेस डिफाइन ओवरऑल प्रोसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने कहा नीड टू फॉलो प्रोजेक्ट मैनेज द प्रोजेक्ट एफिशिएंट। इसने कहा कि अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन को जो ज़रूरत होती है वो ये होती है कि वो जितने भी इसके अंदर प्रोसेस होते हैं उन्हें डिफाइन करें, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि अ प्रोसेस मॉडल इज़ फ्लेक्सिबल एंड डज नॉट एनी रिजिड रूल फॉर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसने कहा कि ये जो प्रोसेस मॉडल है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इसमें हमने ना कोई सख्त चीज़ जो होती है या सख्त या गैर लचकदार चीज़ को इम्प्लीमेंट या रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं करते। इसके बाद आ जाता है ये डैट का, मैंने नीचे खुद लिखा हुआ है। इसमें ये कहता है इट इज़ एन इंक्रीमेंट मॉडल, इसे हम इंक्रीमेंट मॉडल भी कह सकते हैं और इसे एम्फेसाइज एस्टिमेटली शॉर्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल 60 to 90 डेज। इसलिए ये कहा कि रेड मॉडल को जो है ना हम शॉर्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए यूज़ करते हैं, यानी 60 to 90 डेज वाले प्रोजेक्ट में जो है ना हम रेड मॉडल को जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास रेड मॉडल का आ जाए तो आपने सिंपली ये लिखना है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इसमें कोई रिजिड जो है वो हम रूल्स को जो इम्प्लीमेंट नहीं करते। सेकंड आप लिख लीजिए कि ये शॉर्ट लाइफ साइकिल मॉडल के लिए यूज़ होते हैं और बस इतना ही बहुत है इसके लिए। और आगे आ जाते हैं हमारे पास जो है वो आ जाता है कि सिलेक्ट प्रोसेस मॉडल इज सूटेबल प्रोजेक्ट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए हमने कोई ना कोई प्रोसेस मॉडल को सिलेक्ट करना होता है। तो उसने नीचे बताया हुआ कि क्या चीज़ क्या है हम कंसीडर करते हैं जब भी हमने किसी भी प्रोसेस मॉडल को जो सिलेक्ट करना होता है। तो इसने क्या है कि पहले जो आ जाता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल, हमारे बिजनेस गोल क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद है कि हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या है। फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दो पॉइंट देख लीजिए कि पहले हमने देखना होता है प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, फिर हमने अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है, फिर हमने देखना होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क कितना है और अवेलेबिलिटी स्टाफ डेवलपमेंट की। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है ये आ जाता है वाटरफॉल मॉडल, और ये जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बताया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज MCQ के लिए। इसे आप लोगों ने याद नहीं करना, लेकिन आपने इसे एक दफ़ा रीड करना है एज MCQ के लिए, ताकि इसके कोई भी लाइन जो है वो आपके पास आ जाए तो आप जो है आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो पॉइंट है वो किस वाटरफॉल मॉडल में आ रहे हैं, मतलब किस मॉडल में आ रहे हैं। अभी जो है वो वाटरफॉल मॉडल का हम पढ़ते हैं। देयर कैन नॉट बी सडन क्रॉस फ्रॉम वन फेज टू नेक्स्ट फेज। इसका ये है कि हमने आपको पहले बताया था कि वाटरफॉल मॉडल ये होता है कि पहले एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन जो है वो सेकंड प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। ये नहीं होगा कि एक कंप्लीट हुआ तो हम जो है नेक्स्ट वाले लास्ट वाले फेज पे चले जाएं। नहीं, पहले एक कंप्लीट देन फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह जो है वो
ये वाटरफॉल मॉडल जो है वो चलता है। इसमें ये एमसीक्यू आप देख लीजिएगा इसका, तो आपको सबसे पहले ही समझ आ जाएगी ये कौन सा मॉडल है। लिखा हुआ आएगा ऊपर से, आपने सेलेक्ट करना, नीचे ऑप्शन दिए होंगे ये कौन सा मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल। इसके बाद ये है, लेकिन ये इतना लंबा आता नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दिया हुआ है, जो है वो एक दफ़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये पॉइंट है इसका। इसके बाद जो इस पॉइंट में आता है वो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, वो आपके पास ज़्यादा ब्लॉकिंग स्टेट जो है वो ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में दिया होता है और नीचे उन्होंने ऑप्शन पे पूछे होते हैं एमसीक्यू में, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रेड मॉडल जो भी है, ठीक है। और ये हमने ब्लॉकिंग स्टेट किस में पढ़ी है, हमने वाटरफॉल मॉडल में ये पढ़ी हुई है। इस वजह से आप लोग जो है, मैंने आपको कहा है कि इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा जो है वो आपने इसे एज एमसीक्यू के लिए देख लेने इन सब पॉइंट को। इसके बाद रहता है हमारे पास फेजेज आ जाते हैं वाटरफॉल मॉडल के। पहले क्या है, एनालाइज करना, फिर डिज़ाइन करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो इसके बाद रहता है तो हमारे पास प्रोटोटाइपिंग मॉडल आ जाते हैं। इसके भी आपने पॉइंट जो है वो पढ़ने हैं। और इसके बाद जो रहता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है, इसमें जो करने वाला है वो ये आप लोगों ने पॉइंट जो है वो पीछे से पढ़ लेने, जो मैंने आपको हाईलाइट किया है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा है, फिर मैं इस पर अगर उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगी तो फिर वो काफ़ी लंबा लेक्चर है, तो वो फिर कंप्लीट नहीं होगा एक वीडियो में। तो इसके बाद आता है दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट। कहता है कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनसे होते हैं वो कितने टाइप के मेथड जो होते हैं प्रोटोटाइपिंग के हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हमने 3 तरह के जो है वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले आ जाता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, फिर आ जाता है रीयूजेबल प्रोटोटाइपिंग और मॉड्यूल प्रोटोटाइपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने देख लेना कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के जो उनसे प्रोटोटाइप मॉडल को वो हम कर सकते हैं। 3 तरह के हैं, 3 मॉडल है प्रोटोटाइपिंग के। इसके बाद आता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी। इसकी जो है आप थोड़ी सी आगे से नीचे से कर लीजिएगा। इसमें यही होता है कि आपने कॉस्ट और टाइम आप लोगों को चाहिए होता है, आपने कम से कम जो है प्रोटोटाइपिंग यानी मिनिमल प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के लिए आपको पास कॉस्ट और टाइम चाहिए होता है। इसके पास जो है वो आपको पास लॉन्ग साइकिल होता है प्रोजेक्ट का। और सेकंड जो होता है आपने जो डेवलपमेंट टीम होती है ना, उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन को चाहता है, ठीक है। इसमें जो आप लोग रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सिर्फ आप समझे कि रैपिड प्रोटोटाइप में क्या होगा कि हमने एक प्रोटोटाइप मिनिमल प्रोटोटाइप को क्रिएट करना है, उसके लिए हमें टाइम और कॉस्ट की ज़रूरत होगी, फिर हमें एक लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट का लॉन्ग साइकिल की ज़रूरत होगी, और फिर हमने एक स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन जो होता है वो क्रिएट करना है। इसके बाद आ जाता है रीयूजेबल प्रोटोटाइप। रीयूजेबल से के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए वो चीज़ जो दोबारा जो है हम यूज़ कर सकें। तो इसमें यही होता है कि ओल्ड डिज़ाइन को ज़रूरत होती है कि वो मेजर चेंजेस की नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन इसके जो सप्लीमेंट्री कंपोनेंट्स होते हैं और यानी ओल्ड डिज़ाइन के, उन्हें ज़रूरत नहीं होती किसी भी मेजर चेंजेस की। तो रीयूजेबल से आपको पता चल जाना कि वो चीज़ जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है मॉड्यूलर प्रोटोटाइपिंग। मॉड्यूलर प्रोटोटाइप में क्या होता है, इसमें इसने कहा है कि कॉस्ट और टाइम एंड एफर्ट डिप्लॉय क्रिएट प्रोटोटाइप। इसने ये करके इन चीज़ों को, कॉस्ट को और एफर्ट को हमने ना काम में लाना है कि या करने के लिए अपने प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के लिए इन चीज़ों को काम में लेकर आना है। डिप्लॉयड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काम में लेकर आना। इसके बाद आपने ये कहा कि इसमें क्लाइंट का फीडबैक होगा, और सेकंड जो होता है इसमें क्लाइंट का अप्रूवल की ज़रूरत होती है इसमें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंक्रीमेंटल जो है मॉडल। तो इंक्रीमेंट मॉडल में जो भी आप लोगों ने पॉइंट जो है वो याद कर लेने हैं, और इसके बाद इन्होंने एग्जांपल दी है, ऐसा जितना वो हो नहीं है इसमें। इसके बाद जो है एमसीक्यू इंक्रीमेंट मॉडल का जो आ सकता है वो ये होता है कि टाइम एंड लैक स्किल पर्सन आर दी मेन हाइजेंस इन दिस प्रोडक्ट। इसने कहा कि वक़्त और हुनर अफराद की कमी इस मनसूबे में सबसे बड़ी रुकावट है। ये मैंने 7 आप लोगों के लिए एज उर्दू में लिख दिया हुआ कि इसमें जो है टाइम की भी कमी होती है, और जो स्किल पर्सन लोग होते हैं उनकी भी जो उनसे होती है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, उनकी जो है वो कमी होती है। तो ये एक एमसीक्यू के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना आपने। इसके बाद आता है यूजिंग इंक्रीमेंट मॉडल इनेबल्स। इसने कहा कि ये आप लोग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंट मॉडल को जो उनसे ना इस्तेमाल करने के लिए क्या चीज़ें होंगी इनेबल करने के लिए, ठीक है। उसमें ये कि अगर इंक्रीमेंट मॉडल में हम चीज़ चेंज करके हमने एक स्किल लेबर को जो है वो डिवीजन करनी है स्किल लेबर की। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट को जो सा होता है ना कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे हमने इसकी डिवीजन करनी है मॉड्यूल्स में, टुकड़ों में उन्हें जो है ना वो हमने डिवाइड कर देना। उसके बाद इसने कहा है कि ये जो सा होता है डेवलपमेंट जो होती है ना हर मॉड्यूल की किसी शॉर्ट फ्रेम की टाइम फ्रेम के अंदर होगी। मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट को कम्प्लेक्स किया उसे हमने डिफरेंट टुकड़ों में तकसीम किया, और हर टुकड़े के लिए उसने कहा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम होगा, और स्किल लेबर होंगे। ये
आप लोगों को बस एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी, ये इंक्रीमेंट मॉडल में है। सिर्फ रीड आउट करें तो आपको ये माइंड में आपके रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्लानिंग, डॉक्यूमेंट की प्लानिंग करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है SRR, इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होता है। इसमें लेक्चर में जो है ना वो स्टैंड बहुत ज़्यादा और इसमें MCQ बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसमें क्या, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रिव्यू, सॉफ्टवेयर SRR का मतलब आपके पास इस तरह लिखा हुआ आएगा SRR स्टैंड। इसके बाद नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे MCQ में, तो इधर से आपको पता चले ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रिव्यू है। इसके बाद आता है SOR लिखा होगा तो आपको पता चलना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं SOR की। द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट इंश्योर द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हैज़ प्रोड्यूस रिटन स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। उसने कहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसे ये यकीन करानी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर है, यानी प्रोजेक्ट का जो बनाने वाला या नशर करने वाला या प्रोजेक्ट का फील जो है उससे चाहिए उसको, उससे ना हमने एक रिटन स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट जो होती है, रिटन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि इसमें जिस डॉक्यूमेंट में, मतलब जाहिर सी बात है हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है रिक्वायरमेंट का, तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, इसमें अनएम्बिजियस होगा, इसमें जो उनसे हम कह सकते हैं हमारा फुल कंप्लीट वो प्रोजेक्ट होगा। वेरीफाइबल डिलीवरेबल्स, मतलब उसे डिलीवर कर दिया तो उसकी वेरीफाइबल होना चाहिए, इसमें कोई तजाद नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऑडिटेबल होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट। और इसके बाद आता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन। क्या होता है, इससे क्या, इफ़ अ सिस्टम स्पेसिफिकेशन हैज़ प्रॉपरली डेवलप, हम एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली डेवलप करते हैं कैसे, नियरली ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर स्कोप इज़ अवेलेबल एंड डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोजेक्ट प्लान शुरू बिगिनस। इसने कहा कि प्रोजेक्ट प्लान शुरू होने से पहले हमने एक डॉक्यूमेंट जो होता है ना, एक डॉक्यूमेंट उसके अंदर जो होता है वो हमने सॉफ्टवेयर स्कोप जो होता है ना उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर डालनी है सिस्टम स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। इसके बाद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में आप सिंपली ये तीनों चीज़ों को रीड कर लीजिएगा, ये पीछे भी आई थिंक ये गुजरा है कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और प्रोजेक्ट प्लान। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास DOD, ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQ है। इसमें है स्टैंडर्ड 2168 और ये किसका है, DOD, और नीचे है एक स्टैंडर्ड 2167 किसका है, DID का, और 618 DOD का। ये आपने एक डिफरेंस लिखना है क्योंकि हम जो है वो अगर DID का आता है तो हमने ये इस पर क्लिक करना है 2167, और अगर DOD के अबाउट आएगा तो 68, ठीक है। ये MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट। DID के अबाउट आ जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड 2168 DOD कंटेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोग्राम। इसने कहा कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के प्रोग्राम के लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, और जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगी DOD की वो अपने पास रखनी है डेवलपमेंट के दौरान। इसके बाद आ जाता है इसमें क्या चीज़ होंगी, इसमें ये होगा कि हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इवैल्यूएशन करनी है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इवैल्यूएशन करना है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी, और डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ की होगी, एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो है वो होगी डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद इसने कहा कि आपने ये ज़रूरी होता है कि हम जो एक्टिविटीज़ हैं वो श्योर टाइमली और इफेक्टिवली रेजोल्यूशन प्रॉब्लम, हमारे जो हमारी प्रॉब्लम आती हैं उससे हम इफेक्टिवली जो है तो वो उससे सॉल्व कर सकें टाइमली और हर एक्टिविटीज़ को। उसके बाद आता है DID के, वो उसने कहा कि सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड दैट कवर्स ऑल द फेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट। इसने कहा कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, सेट होता है जो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड का, वो कवर करते हैं तमाम जो सॉफ्टवेयर फेजेस की डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर फेजेस आते हैं उन सबको कवर करती है, मेंटेनेंस करती है, उनकी प्रोडक्शन करती है, यूज़र रेफरेंस मैनुअली जो होता है वो प्रोडक्शन करती है यूज़र की। मैनुअली आपको मैं बताऊँ कि मैनुअली होता है कि जो अभी हम कर रहे हैं ना, मैनुअली चीज़ें हो रही होती है। एक होता है कि कोई चीज़ वीकली हो रही होती है, मंथली हो रही है, और जो एक मतलब मैनुअली हो रही होती है ना कि अभी एकदम से हो रही है जो हम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, मैनुअली इसी चीज़ को कहते हैं। इसके बाद आता है DID इंक्लूड सेक्शन कॉल प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। DID में जो होता है वो क्या चीज़ इंक्लूड होती है, सेक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इसके बाद स्टैंडर्ड्स का मैंने आप लोगों को बता दिया, 2167 स्टेट होती हैं DID में, और DOD में 2168 जो होते हैं वो स्टेट होती हैं। इसके बाद आ जाता है फिर DID के बारे में अगर आपको पास आ जाए तो आप लोग ये लिख सकते हैं
ये भी लिख सकते हैं जो ऊपर मैंने आपको पढ़ा के आई हूँ। तो आ जाते हैं DID का भी आपको स्टैंड याद रखना चाहिए कि डाटा आइटम डिस्क्रिप्शन है। ये ना हो कि DID का आपको समझ तो आ रही हो लेकिन अगर आपके पास MCQ आ रही तो आपको पता ही ना हो। इसका है DID मतलब डाटा आइटम डिस्क्रिप्शन। डाटा आइटम डिस्क्रिप्शन डिफाइन क्या करता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स generate during the software during the development of software according to the standards. DID supply the deployment one or more computer system configuration atoms that यही उसने कहा कि इसमें जो है हमने डॉक्यूमेंटेशन रखनी है जितने भी हमने डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के दौरान जो हमारे फेजेस में जो डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ जो इसमें रखनी है। उसके बाद इसने कहा है कि इसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन आइटम होते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, इसे आप रीड कर लीजिए एक दफ़ा, जस्ट रीड करना है, मतलब आपको पता चल जाए कि क्या क्या स्टैंड बन रहे हैं। इसके बाद आता है टेलरिंग स्टैंडर्ड। इसमें इसने कहा कि टेलरिंग ऑफ स्टैंडर्ड 2167 इज़ नॉट ओनली इनकरेज इट इज़ रिक्वायर्ड। उसने कहा कि टेलरिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ना सिर्फ हौसला अफजाई की जाती है बल्कि इसकी ज़रूरत भी होती है। ना 2167 को ना सिर्फ हम क्या कहते हैं इनकरेज भी करते हैं लेकिन ये बल्कि ये हमारी ज़रूरत भी होती है। ठीक है, इसके बाद अपने ये चीज़ यूज़ रखने के हम टेलरिंग को गाइड करने के लिए किसे इशू किया है, DOD को। द DOD हैज़ इशूड गाइड फॉर ट्रेलरिंग को गाइड करने के लिए DOD को इशू किया गया है। उसके बाद इसने कहा कि ट्रेलिंग प्रोसेस इज डिलेशन नॉन एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। इसने कहा कि वो रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती ट्रेनिंग प्रोसेस में हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद उसने कहा कि टेलरिंग ऑफ स्टैंडर्ड शुड बी कैरिड आउट बाय दी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी। उसने कहा कि मेरी ट्रेनिंग की एजेंसी मेरी जो ट्रेलरिंग होती है ना उसे हमने एक एजेंसी के ज़रिए एजेंसी ने कैरिड आउट जो होता है एजेंसी के ज़रिए की जानी चाहिए ट्रेनिंग की। कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग की होती है उसने हमने कहा कि जो टेलरिंग होती है उसे कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी के साथ किया जाना चाहिए। उसके बाद इसने कहा है कि रिव्यू करें ऑल स्टैंडर्ड 216 रिक्वायरमेंट्स 2167 रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें रिव्यू होती हैं वो रिव्यू करें। इसमें क्या क्या रिव्यूज़ आ जाते हैं एंड ऑडिट्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, टेस्टिंग आ जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस आ जाती है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो इसके बाद आती है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। ये MCQ है, SCCMP को सॉफ्टवेयर क्वालिटी कॉन्फ़िगरेशन प्लान है। इसके बाद इसने कहा कि यही इसने लिखा हुआ द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। ये कहता है कि SCCM जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान का जो एक हिस्सा है, ये पार्ट कह सकते हैं। इसके बाद CM में अपीयर एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट। इसने कहा कि SCCM को हम जो सेपरेट जाहिर करते हैं डॉक्यूमेंट में, या हम कह सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट प्लान के अंदर जो होते हैं वो सेक्शन में से करते हैं, जाहिर करते हैं या अपीयर करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास SSPI। इसकी याद कर लें, इसको जो है वो क्या नाम लेते हैं MCQ के लिए। इसको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेक्चर जो है इसमें ऐसा जितना कुछ आता नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें स्टैंड काफ़ी ज़्यादा है। या एक दो चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर कंफर्टेबल विद द कलेक्शन एंड यूज़र। इसने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत कंफर्टेबल होती है कलेक्शन और यूज़र के साथ जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस मैट्रिक्स के साथ। उसके बाद इसने कहा कि द डेरिवेशन ऑफ सिंपल इंडिकेटर गिव्स ए मोर रिजियस अप्रोच कॉल स्टैटिकल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन्वायरमेंट। और इसके बाद आ जाता है SQAP सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। इसका MCQ है। और इसके बाद आता है RMMM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका MCQ के लिए भी आ सकता है और जो है वो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी आ जाते हैं। RMM प्लान ऐसे तो आता है MCQ के लिए। इसका जो स्टैंड है वो है रिस्क माइग्रेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, RM प्लान डॉक्यूमेंट ऑल वर्क परफॉर्म। इसने कहा कि ये RM जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमने वो तमाम जो वर्क किया होता है ना, परफॉर्म किया होता है, उसमें वो चीज़ें रखेंगे इसके अंदर। उसके बाद में हम कहते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस कह सकते हैं, और इसे हम यूज़ करते हैं बाय प्रोजेक्ट मैनेजर जो मैनेजर है ना वो इसे यूज़ करता है। और हम इसे कहते हैं एज अ ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान भी हम इसे कह सकते हैं।
मतलब इसी इसमें हमने जो है जितना भी एक डॉक्यूमेंट बनाया, जितना भी हमने अपना प्रोजेक्ट को जितना भी वर्क जो होता है ना उसमें परफॉर्म किया होता है वो डॉक्यूमेंट में हमारा जाएगा, ठीक है। उससे हम इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम जब एज अ पार्ट ऑफ एनालाइज, जब हमने रिस्क हमारे पास आ जाए, रिस्क को एनालाइज करने के लिए भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ये कौन यूज़ करता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर यूज़ करते हैं, या हम ओवर प्रोजेक्ट प्लान के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ वर्क, और ये नेक्स्ट लेक्चर्स में भी ये आपके पास आएगा, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्योरी और जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ वर्क। MCQ के लिए आपने याद रखना है SOW, स्टेटमेंट ऑफ वर्क। इसने क्या कहता है, SOW कंटेन अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल वर्क टू बी परफॉर्म बाय द प्रोपोजर फॉर बेनिफिट्स ऑफ द कस्टमर। इसने ये कहना है कि हमने ना एक इसमें पता क्या चीज़ होती है, इसमें ये होता है कि जो भी एक मेरे लिए कोई लिस्ट होती है, डिटेल लिस्ट होती है, जितना भी हमने काम परफॉर्म किया होता है उसकी डिटेल लिस्ट होती है, और हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, अपने कस्टमर के बेनिफिट के लिए जो उनसे यूज़ करते हैं। जो हमारा काम हमने परफॉर्म किया होता है वो हमने अपने कस्टमर के बेनिफिट के लिए किया होता है। इसके बाद आता है इट इज़ अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन प्रोड्यूस सर्विसेज बाय टू बी सप्लीमेंट बाय द प्रोडक्ट। इसने कहा है कि इसमें हमने नैरेटिव डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट और सर्विस की जो हैं वो हमने इसके अंदर होती है, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज की, टू बी सप्लाइड बाय प्रोजेक्ट के लिए जो उनसी होती है ना वो हमने प्रोडक्ट की सर्विसेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो सप्लाई की होती है। इसमें क्या चीज़ें आ जाती है, इसमें बिजनेस की नीड आ जाती है, इसमें प्रोडक्ट का स्कोप डिस्कशन आ जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है इसके अंदर। और इसके बाद ये आप लोगों के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव SOO, इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी। इसके बाद आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक RAM। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, RAM की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या प्रोजेक्ट रूल, इसमें ये कहता है हु डू व्हाट, कौन क्या करता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हु डिसाइड व्हाट, जो फैसला करेंगे हम, मस्ट बी असाइन टू अ प्रीवियस प्रोजेक्ट स्टॉक होल्डर। ये हमने हर ये दोनों चीज़ें हैं ना वो हमने असाइन करनी है, किसे असाइन करनी है, अपने प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर को। ये चीज़ें जो होती है वो हमने असाइन करनी होती हैं। इसके बाद आता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वेरी ओवर टाइम। ये वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ। इसने कहा कि रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वक्त के साथ जो है तो मुख्तलिफ हो सकती हैं। मोस्ट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी असाइन टू स्टेक होल्डर्स। ने कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रूल्स है वो अपने किसी असाइन करने स्टेक होल्डर को असाइन करते हैं, हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिवली जो उनसे ना वो इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों ने एक इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, RAM रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। MCQ के लिए क्वेश्चन भी आता है तो इसके लिए आपने ये बड़े अच्छे से करना है, और MM भी और RAM भी। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान में क्या आता है, मेथडोलॉजी होता है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बजटिंग, टाइमिंग, स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग थ्रेशोल्ड, और इसके बाद रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, ट्रैकिंग। इसमें कि जैसे सिर्फ आपने वो है याद रखनी है, करने वाला इसमें ऐसा जितना कुछ है नहीं। यही लेक्चर था, इसमें RAM इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मैंने ऊपर MCQ बता के आई थी, वाटरफॉल मॉडल के इंक्रीमेंट मॉडल के वो पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो आ जाता है वो RAM रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 मैट्रिक्स, इसके MCQ भी आ जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है। और RMM प्लान ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ कुछ भी जो समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आप लोगों को जो है वो गाइड कर दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।